जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th के लिए फिज़िक्स का जो पार्ट चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका समझ लेते हैं कि गॉसेस थ्योरम का यूज़ और क्या इसकी इंटरनल थिंग्स हैं जो हमें समझनी चाहिए स्टार्टिंग में। सिंपल सी चीज़ है कि गॉसेस थ्योरम या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको किस लिए डेवलप किया गया था, क्योंकि कई सारे ऐसे शेप्स और डिज़ाइंस होते हैं जिनमें हमें ये चेक करना होता है कि इन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एनी चार्ज। तो इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेप पर कितना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है गॉस थ्योरम की, उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड produced by any source over any closed surface S enclosing a volume V in vacuum, that is total electric flux over the closed surface S in vacuum is 1 upon 4 pi epsilon naught times total charge Q contained inside S। देखिए सिंपल ये क्या कहना चाह रहा है, इसको वर्डिंग हम समझ लेते हैं पहले। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई प्रोड्यूस बाय एनी सोर्स ओवर एनी क्लोज सरफेस एस। एक सरफेस एस है जो कि क्लोज्ड है, ठीक है। ये एक सोर्स है चार्ज का, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस किया। अब इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी इन वैक्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है वी वैक्यूम में। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस, जो सरफेस हम एज्यूम कर रहे हैं उस पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, जितना चार्ज उस पर है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, ठीक है। इन वैक्यूम टाइम्स टोटल चार्ज कंटेनिंग इन साइड एस, जितना सरफेस में अंदर उसका चार्ज कंटेन है, ठीक है। ये उसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन के तौर पर इंट्रोडक्शन था। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो सिंपल सी चीज़ इतनी है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी सरफेस पर, क्लोज सरफेस पर, वो इक्वल होगा उस सरफेस पर जितना चार्ज है उसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। मतलब आपकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। एक मतलब सिंपल डेफिनेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो, बाकी प्रॉपरली आपको एग्जाम में कंप्लीट लिखना है। अकॉर्डिंग टू इट्स
अगर हम मैथमेटिकल वे में प्रूफ करें, मैथमेटिकल वे में लिखें इसको, तो फाई ई इज इक्वल टू, दिस इज द इंटीग्रल, ये हमने कहा था ना, इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये साइन शो करता है सरफेस इंटीग्रल का। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम ये कहना चाहती है, ठीक है। सिंपल सा ये इसका कहना है कि आपका कोई भी चार्ज है किसी सरफेस पर, उस पर फ्लक्स कितना होगा, उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। ये है सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ के लिए हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ आप प्रूफिंग के लिए लेते हैं या फिर डेरिवेशन के तौर पर लेते हैं, तो कुछ स्टार्टिंग में लैंग्वेज लिखनी होती है। वो लैंग्वेज अगर आप रटते हैं, याद करते हैं दिमाग में घुसाने के लिए ये सब, तो ऐसा ना करें, बल्कि इस चीज़ को समझ लें। अगर आपने डायग्राम समझ लेते हैं, किसी भी प्रूफिंग या डेरिवेशन में डायग्राम ज़रूर आता है। डायग्राम अगर आप समझ लेते हैं तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, डायग्राम सिंपली क्या कहता है कि एक आपका क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस है, ठीक है, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर, जिसे हमने ओ से डिनोट किया है, ओ सेंटर है, यहाँ चार्ज है पॉजिटिव क्यू, और इसकी जो रेडियस है वो हम यहाँ पर एज्यूम की है आर, और ओवरऑल जो एरिया हम ले रहे हैं वो तो एस है। हमने ये एज्यूम किया है यहाँ पर एक स्मॉल एरिया पी पॉइंट के अराउंड, जिसकी एरिया जो है वो है डी एस, ठीक है। पहली चीज़, इस एरिया की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेम इसी डायरेक्शन में आपका ये यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसको हम यूज़ किसके लिए करते हैं, एरिया वेक्टर को नोट डिनोटेड करने के लिए। और आपकी जो आर है, आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी यही सेम डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब हमने कूलाम लॉ पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, अगर हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक चार्ज की इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो ये होगा आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ये क्या बता रहा है, आर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी की तरफ डायरेक्टेड है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। सिंपल। अब देखते हैं हम, हमने जो कैलकुलेशन की है स्मॉल एरिया डीएस के लिए की है, तो डीएस क्या हो जाएगा, डीएस जब हम शो करेंगे वो इस तरह से शो किया जाता है। इससे पहले भी याद होगा आपको, जब हम डीएस को शो कर रहे थे तो कुछ इसी तरीके से शो कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू द एरिया वेक्टर। मैंने बताया था एरिया वेक्टर के बारे में, आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर। तो डीएस आपका सिंपल यहाँ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स की डेफिनेशन को देखें, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू हमें पता है, डी एस की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4πε0 क्यू इंटू आर कैप आर स्क्वायर इंटू एन डी एस। अब देखिए, आर और एन जो है आपके डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे नॉर्मल, सॉरी, यूनिट वेक्टर का, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्टली 1। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। रेडियस वेक्टर है जो आपका नॉर्मल है, इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू 1 हो गई आपकी। तो फाइनली जो आपको फ्लक्स मिला वो कितना मिलेगा, 1/4πε0 क्यू इंटू डी एस ओवर आर स्क्वायर। ये सिंपल आपका फाइनली फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद, अब इसके बाद देखते हैं कि अभी तो हमने कैलकुलेशन की थी
एक बहुत ही छोटे एरिया ds के लिए अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे, ओवरऑल सर्कल जो आपके ओवरऑल स्फेयर पर फैला हुआ है चार्ज, उस पर कितना फ्लक्स है, टोटल कितना फ्लक्स मिलेगा उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अब हम, अब जब इंटीग्रेट किया गया ओवरऑल को, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ओवर द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस एरिया को हमने इंटीग्रेट किया, तो ओवरऑल जो आपका फ्लक्स फाई ई बनेगा वो हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, ई इंटू, सॉरी डी नहीं आएगा यहाँ पर, डी एस इज इक्वल टू क्यू, अब सबकी वैल्यू जितनी है वो पुट कर देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और जो इंटीग्रेशन होगा आपका वो इस डी एस का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, ये इसका क्या मतलब है यहाँ पर, ये जो आपकी फाई, सॉरी ये जो आपका बन रहा है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है, स्मॉल एरिया को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सारा कंप्लीट एरिया हमें मिलेगा, टोटल एरिया हो गया ये इसका मतलब, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ पर, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे डाटा की जगह पर हमें 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर देना है। देन फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस थ्योरम। ये आपकी क्या है, गॉस थ्योरम थी। अगर आप और इसे प्रॉपरली लिखना चाहते हैं तो फाइनली आपको ये लिखना होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बहुत सारी जगह पर काम आएगा, इसलिए प्रॉपर फॉर्मूला हमें यही लिखना है और याद करना है। ये आपको हो गया यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, फाइनली गॉस थ्योरम यहाँ प्रूव है। तो अब इसका सिंपल अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका यहाँ पर यही है कि आपके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गॉसेस थ्योरम को प्रूव करता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक कि गॉस थ्योरम में अगला टॉपिक क्या है इसके बाद। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलाम्स लॉ को प्रूव करना है। आपको अगर याद हो, मैंने कूलाम्स लॉ जब पढ़ाया था तो कूलाम्स लॉ सिंपली क्या कहता था कि दो आपके चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये है आपका कूलाम लॉ। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगी आपकी, डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। देखिए अब इसके लिए सबसे पहले वही चीज़ मैंने बताया था आपको, जब भी आप कोई डेरिवेशन करेंगे तो स्टार्टिंग में एक लैंग्वेज लिखनी होती है, उस लैंग्वेज को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो समझने के तौर पे आपको डायग्राम इसका याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट अस कंसीडर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू एट ओ। एक हमने आपका क्या लिया, एक स्फेयर लिया जहाँ पर एक पॉइंट, इसका सेंटर ओ है और यहाँ इस सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, उसके बाद इस स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, आर रेडियस है इस स्फेयर की। दूसरी चीज, सेंटर ओ है। अब अब क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर इज द सेम। जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, सेम। सारे के सारे स्फेयर के एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, स्फेयर इज सेम एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। क्या कह रहे हैं, एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। क्या कर रहा है,
रेडियली आउटवर्ड यानी कि रेडियस के अलोंग आउटवर्ड जा रहा है, यानी कि निकलना है, ऐसे करके निकलना, चारों तरफ से ऐसे निकलना। ये निकलता है ना कोई चीज़, इस तरीके से चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी एस रिप्रेजेंटिंग ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस ऑन द सर्फेस ऑफ स्फेयर इज अलोंग दिस। देखिए अब हमें थोड़ा सा एक एजम्पशंस करना है कि सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के अराउंड हमने एक एरिया डी एस एज्यूम किया, जिसके लिए कुछ इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, और आपका जो आर वेक्टर है, सॉरी एन यूनिट वेक्टर और आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमने एजम्पशंस किया है छोटा सा। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर इज अलोंग ई, ये ई इसके अलोंग जा रहा है, अलोंग ई, थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए ई जो है आपका एन वेक्टर के अलोंग है, एन वेक्टर के साथ ही है, तो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वो क्या था, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई इंटू एन डी एस कॉस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अब जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा क्या आपके पास, ई डी एस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ई डी एस ओनली। अब ई को अगर आप बाहर निकाल लें तो ये डी एस, ये ओवरऑल एरिया हो जाएगा जितना होता है ओवरऑल एरिया। अब हमने पहले पढ़ा है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो फ्लक्स होता है वो वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसके भी इक्वल होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू द, ये आपका वैल्यू किसके इक्वल होगी, सरफेस एरिया के, जो हम पहले बताया था सरफेस एरिया। तो वही चीज़ हम यहाँ इक्वल करके आगे लिख रहे हैं, ई 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, ओवरऑल सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये हमें इससे फॉर्मूले से पता लग गया। अब हम एक एजम्पशन और कर रहे हैं कि सपोज दैट एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट में क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी डिस्टेंस आर फ्रॉम द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू सेंटर ऑफ स्फेयर। एक टेस्ट चार्ज है जो हमने कहाँ प्लेस किया है, पी पर, टेस्ट चार्ज एट पी। तब हमें चेक करना है कि इस टेस्ट चार्ज की वजह से फोर्स कितना अप्लाई होगा, कितना फोर्स इस पर अप्लाई होगा। तो हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू नॉट, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। कितना फोर्स आ रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू क्यू नॉट। अब ई की वैल्यू हमें पता थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी, Q अपॉन क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये आपका फोर्स है, दिस इज द फाइनली कूलाम्स लॉ। ठीक है, दिस इज कूलाम्स फोर्स। दोनों टेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स था वो हमें यहाँ से चेक हो गया। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ की हेल्प से कूलाम लॉ को डिड्यूस करना। अगले टॉपिक में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ और थ्योरम। गॉस लॉ और थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।